आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में कौन कौन सी संधियां हुई थी। पहली बात तो ये आती है कि जब अमेरिका और सोवियत संघ अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे तो फिर संधियों की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसमें देखो, हमने पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 1962 में एक घटना घटित होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। और उस घटना से क्या होता है, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के मध्य में जो तनाव था वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक प्रकार से युद्ध की सी संभावना बन जाती है कि युद्ध होने वाला ही होता है और कैसे जैसे इस युद्ध को टाला जाता है। तो भविष्य में युद्ध नहीं हो और दोनों के मध्य में जो तनाव बढ़ गया उसे कम किया जाए, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, अपने अपने हथियार बना रहे थे, उनकी संख्या में इजाफा कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में गलती से भी दोनों के मध्य में संघर्ष या युद्ध न हो, तो उसे रोकने के लिए दोनों देशों के मध्य में क्या की गई, संधियां की गई। अब बहुत सारी संधियां हुई हैं, उनको हम क्रम से पढ़ लेते हैं। तो पहली संधि है अपनी LTBT। अब देखो, LTBT का पूरा नाम, L का मतलब हो गया लिमिटेशन, T का मतलब टेस्ट, B का मतलब बैन और T का मतलब ट्रीटी। तो लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका मतलब होता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं LTBT और पूरा नाम है इसका सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये तो नाम की बात हो गई। अब ये संधि कब आई, तो ये संधि आती है 1963 में। अब इस संधि में क्या था, तो नाम देखो इसका, वही इसका काम हो जाएगा। तो परमाणु परीक्षण को क्या करना, सीमित करना, यही इस संधि का क्या था, नाम था। तो जो नाम है वही इसका काम है। तो परमाणु परीक्षण को क्या कर रही थी, सीमित कर रही थी। अब परमाणु परीक्षण कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, तो बात थी पानी या जल में परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता है, वायुमंडल में परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता है, तो जल थल हो गया। और इसके साथ साथ अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इस संधि के माध्यम से जल, वायुमंडल और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु परीक्षण को सीमित रखा गया, ठीक है, कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अब ये संधि किन किन देशों के मध्य में हुई, तो हमें अच्छे से पता है कि शीत युद्ध दो देशों में जारी था, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो एक तो हो गया अपना अमेरिका, दूसरा हो गया अपना सोवियत संघ, और तीसरा जो देश इस संधि में भाग लेता है वो था ब्रिटेन। तो 1963 में संधि आती है और 5 अगस्त 1963 में आई और 2 महीने के बाद में ही ये संधि क्या हो गई, लागू हो गई। लागू रखने वाली डेट हमें याद रखनी है, तो 10 अक्टूबर 1963 को ये संधि क्या हुई, प्रभावी हुई या फिर लागू हो गई। तो जो इसका नाम था वही इसका काम हो गया कि परमाणु परीक्षण को सीमित करना। शुरुआत में ही संधि आई थी ताकि दोनों देशों के मध्य में जो तनाव चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। इसको दितांत भी बोला जाता है। दितांत का मतलब शिथिलता, तनाव में शिथिलता आ जाए ताकि विश्व स्तर पर शांति बनी रहे। पहली संधि हमने पढ़ी कि 10 अक्टूबर 1963 को ये क्या हो गई थी, लागू हो गई थी, जबकि 2 महीने पहले आती है तो 5 अगस्त 1963 को ये संधि आती है। लेकिन हमें याद रखना है लागू कब हुई, तो 10 अक्टूबर 1963 को लागू हो गई। पहली संधि हुई, उसके बाद में दूसरी संधि की हम बात करते हैं। दूसरी संधि आप देख रहे हैं NPT।
एनपीटी का मतलब है, एन का मतलब न्यूक्लियर नॉन, पी का मतलब प्रोलिफेरेशन और टी का मतलब ट्रीटी। इसका मतलब हो जाता है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि। अब बात ये होती है कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि थी वो कब आई, तो ये आती है 1968 में। ये 63 में आई थी LTBT और NPT 1968 में। आगे हम बात कर लेते हैं इस संधि में क्या खास बात थी। तो देखो इस संधि की जो खास बात थी वो ये थी कि इस समय 1968 से पहले क्या हुआ, 5 देश ऐसे थे। 1968 में ये संधि आई। 1968 में संधि आने से पहले 5 देश ऐसे थे जिन्होंने क्या बना लिए थे, परमाणु हथियार। तो 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु बम या परमाणु मिसाइलें बना ली थी। वो देश कौन से थे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हमने नाम सुना है, पिछले वीडियो में हमने भी पढ़ा था, जो पहला इसका वीडियो है शीत युद्ध वाला। तो मित्र राष्ट्र में 4 देश शक्तिशाली, वैसे तो 26 देश थे लेकिन 4 देश शक्तिशाली थे। उनमें हमें पता है, नाम भी अच्छे से याद है कि एक तो अपने ब्रिटेन है, एक अपने फ्रांस है, एक अपने सोवियत संघ है, एक अपने अमेरिका है। तो इस प्रकार से ये 4 देश किस में थे, मित्र राष्ट्र में थे। इसमें हमें एक को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, चीन को। तो इसमें हम किसको जोड़ लें, चीन को। तो 5वां देश कौन हो जाएगा, चीन। तो इस प्रकार से मित्र राष्ट्र में 4 देश और एक चीन। ये 5 देश 1968 से पहले इन्होंने क्या बना लिए थे, परमाणु हथियार बना लिए थे। अगर हम इनको याद रखना चाहें कि किस देश ने कब परमाणु हथियार बनाए, तो सबसे पहले देखो अमेरिका, US की बात करें, और US ने कब, 1945 में परमाणु हथियार बना लिए थे। उसके बाद में बात करें USSR या सोवियत संघ की बात करते हैं, तो 1949 में ये भी परमाणु हथियार बना लेते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन ने 1952 में परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार बना लिए थे। इसके बारे में बात करते हैं किसकी, फ्रांस की, और फ्रांस ने 1960 में परमाणु हथियार बना लिए थे। और लास्ट में जो परमाणु हथियार बनाने वाला जो देश था वो चाइना था या चीन था, जिसने 1964 में परमाणु हथियार बना लिए थे। तो यहाँ पर ये 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे। अब ये संधि क्यों लेकर के आए, क्योंकि इन 5 देशों ने मिलकर ये सोचा कि भविष्य में अन्य देश परमाणु हथियार का क्या न करे, निर्माण न करे। तो परमाणु मिसाइलें नहीं बने, परमाणु बम नहीं बने, उन पर रोक लगे। तो इसके लिए ना एक संधि लेकर के आए जिसको नाम दिया गया NPT, परमाणु अप्रसार संधि की। परमाणु बम का निर्माण नहीं किया जा सकता है, परमाणु मिसाइलें नहीं बनाई जा सकती हैं, उनका अप्रसार, ठीक है। अब न तो परमाणु मिसाइलें बनाएंगे, ठीक है, और न दूसरे से खरीद पाएंगे, दोनों ही बाध्यताएं इसमें थी, ठीक है। अब इस संधि का विकासशील देशों ने विरोध किया, जिसमें भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में, ठीक। तो 18 तारीख को मई में 1974 में भारत पहला परमाणु परीक्षण करता है। तो भारत ने इस संधि का विरोध किया कि ये तो विकसित और विकासशील देशों में भेदभाव करती है। कौन सी, परमाणु अप्रसार संधि। तो यहाँ पर ये संधि लेकर के आने वाले ये 5 देश, ठीक है, जो कि उस समय परमाणु हथियार संपन्न थे, और वो चाहते थे कि अन्य कोई देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बने,
जबकि आपको पता है कि वर्तमान में 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। भारत के बाद में पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के बाद में, पाकिस्तान से पहले थोड़ा सा इजराइल आ जाता है, तो पाकिस्तान के बाद में एक देश आ जाता है उत्तरी कोरिया, और हाँ, तो लगभग ये 9 देश हो गए जिनके पास वर्तमान में परमाणु हथियार या परमाणु मिसाइलें हैं। तो इस संधि का विरोध किया जा रहा था। अब ये संधि क्या थी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 जनवरी 1967, अभी संधि में खास बात यही थी कि 1 जनवरी 1967 से पूर्व, ठीक है, आई तो कभी है 1968 में, इसमें प्रावधान क्या रखा गया कि 1 जनवरी 1967 से पूर्व जिन देशों ने, तो देश कौन कौन से थे, तो ये 5 देश थे, जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना जाएगा, अन्य देश को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना जाएगा और वो नए परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान इस संधि के माध्यम से किया गया जिसका कई देशों ने क्या किया, विरोध किया। अब इसमें आगे वाली बात जो अपने को याद रखनी है वो क्या है कि 1968 में ये आई और ये लागू कब हुई, तो 5 मार्च 1970 को ये संधि क्या हो गई, लागू। 5 मार्च 1970 को संधि क्या हो जाती है, लागू। ठीक है, पहली संधि में हमें एक बात अलग से ध्यान रखनी थी कि इसमें ब्रिटेन भी जुड़ा था, जबकि जितनी भी संधियां हम आगे पढ़ेंगे, 5 संधियां जो एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे पहली को छोड़कर, उन सभी में 2 देश आ जाएंगे, कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इस प्रकार से एनपीटी संधि आई, या इसका पूरा नाम हो गया परमाणु अप्रसार संधि, कि परमाणु मिसाइलें नहीं बने और उनकी बिक्री भी न हो। तीसरी जो आप संधि देख रहे हैं उसका नाम है साल्ट फर्स्ट। एस का मतलब गया स्ट्रेटजिक, एक का मतलब आर्म्स, एल का मतलब लिमिटेशन और टी का मतलब टास्क। फर्स्ट, इसका मतलब ये 2 संधि आई थी, एक फर्स्ट और दूसरी सेकंड। इसका पूरा अर्थ हो गया सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। टास्क का मतलब क्या होता है, वार्ता, और ये वार्ता कौन सी थी, फर्स्ट थी। अब साल्ट फर्स्ट कब आई, तो ये भी 1969 में आई। ठीक है, 1969 में आई सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। किन देशों के मध्य में, तो वही 2 देश, एक कौन हो जाएगा, अमेरिका, दूसरा कौन हो जाएगा, सोवियत संघ। अब यहाँ पर हम बात कर लें तो अमेरिका, यूएस के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन। इधर हम बात करते हैं सोवियत संघ, और सोवियत संघ के जो नेता थे उस समय उनका नाम था लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, तो रिचर्ड निक्सन और लियोनिड ब्रेजनेव, इन दोनों के मध्य में संधि हुई। संधि कब हुई, 1969 में। जो इस संधि का नाम है वही इसका काम है। देखो, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। अब आपको अच्छे से याद रखना है कि सामरिक का मतलब क्या होता है, तो सामरिक का मतलब होता है युद्ध में काम आने वाले घातक हथियार। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र का मतलब क्या हो जाएगा, हथियार। तो युद्ध में काम आने वाले अस्त्र का मतलब क्या हो जाएगा, हथियार। उनको क्या करना है, परिसीमन करना है। ठीक है, उन पर क्या लगानी है, रोक लगानी है, कमी करनी है। तो युद्ध में काम आने वाले जो घातक हथियार हैं उन्हें परिसीमन करना ये संधि का मुख्य कार्य था। बात ये याद रखनी है कि ये संधि कब लागू हुई, तो 3 अक्टूबर 1972 को। तो लगभग 3 साल बाद में ये संधि क्या हो गई, लागू हो गई। तो साल्ट फर्स्ट
युद्ध में काम आने वाले जो घातक हथियार हैं, ठीक है, उन्हें परिसीमन करना है, उन्हें उनकी संख्या में कमी करनी है, उन्हें सीमित करना है। ये इसका क्या हुआ उद्देश्य। अब बस इतना याद रखना है। साल्ट फर्स्ट याद हो गई तो साल्ट सेकेंड ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बस आपको समय याद रखना है। यहाँ तो देखो ये कब आई थी 1969 में, और ये 3 साल बाद में आती है। जिस समय ये लागू हुई ना उसी समय दूसरी संधि आई, कौन सी, साल्ट सेकेंड। पूरा नाम वही हो जाएगा, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन, और ये टास्क, और ये कौन सा था, सेकेंड, तो वही नाम हो जाएगा सामरिक अस्त्र परिसीमन और ये वार्ता, और वार्ता कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। कब आई, 1972 में आई। हमें अच्छे से पता है 2 देशों के मध्य में, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। अब देखो सोवियत संघ का जो ये नेता था वो यहाँ पर रह जाएगा, तो ये तो हो गया यूएसएसआर, और नेता कौन हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। तो ये तो सेम हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इधर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो चेंज हो जाएगा, और इस समय आ जाते हैं कौन, जिमी कार्टर। थोड़ा सा याद रखना जाए तो आप याद रख सकते हैं। देखो निक्सन मतलब निकल रहा था, निक्सन का मतलब निकल रहा था और काट दिया, ठीक है, तो निकल रहा था और काट दिया, तो आने वाला शुरुआती जो था वो निक्सन था, और बाद में कौन आ गया, जिमी कार्टर। तो यहाँ पर अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर थे, और सोवियत नेता कौन थे, लियोनिड ब्रेजनेव। दोनों के मध्य में संधि हुई, और कब आती है, 1972 में। जो काम यहाँ पर है वही काम यहाँ पर है। तो युद्ध में काम आने वाले घातक हथियार, उन्हें क्या करना, परिसीमन करना, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। फिर आगे वाली जो संधि है उसका नाम है स्टार्ट फर्स्ट, और इसके बाद में जो अंतिम संधि आई वो है स्टार्ट सेकेंड। तो स्टार्ट फर्स्ट, देखो ST को संयुक्त रूप से हम बोलेंगे स्ट्रेटजिक, जो यहाँ पर था वो यही है। एक का मतलब भी वही है, यहाँ क्या था, या स्ट्रेटजिक आर्म्स, यहाँ पर भी आर्म्स, R का मतलब रिडक्शन, और T का मतलब ट्रीटी। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ नाम हो जाएगा इसका सामरिक, फिर अस्त्र, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है। फिर रिडक्शन, यहाँ पर तो लिमिटेशन था तो परिसीमन, और यहाँ पर रिडक्शन तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण, और यहाँ पर टास्क था और यहाँ पर ट्रीटी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा संधि, और ये संधि कौन सी थी, फर्स्ट, ठीक है। तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जो काम यहाँ पर वही काम यहाँ पर हो जाएगा, वही 2 देश एक कौन हो जाएगा। अच्छा ये कब आई, तो 1991 में आई, 91 में जाकर के ये संधि आती है। वही 2 देश, एक अमेरिका ले लें और दूसरा कौन ले लें, सोवियत संघ। अब देखो यहाँ पर साल्ट में फर्स्ट में सेकेंड में दोनों तरफ एक ही व्यक्ति 2 बार था, किसका, सोवियत संघ का, ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव। यहाँ पर अमेरिका का व्यक्ति आ जाएगा, जो स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकेंड दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है जॉर्ज बुश, सीनियर बुश भी इनको बोलते हैं। इनका एक बेटा भी था जो आगे जाकर के राष्ट्रपति बनता है, तो जॉर्ज बुश। इधर सोवियत संघ के जो नेता थे, ठीक है, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के क्या हो गए, नेता हो गए। दोनों के मध्य में संधि हुई। सामरिक अस्त्र मतलब युद्ध में काम आने वाले घातक हथियार, न्यूनीकरण मतलब उन हथियारों की संख्या में क्या करना, कमी करना, उनको न्यून करना, ये संधि का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। 91 में आई, और 91 में क्या हो गई, लागू हो गई, ठीक है। फिर आगे देखो, अंतिम जो संधि है वो स्टार्ट सेकेंड है।
वही नाम हो जाएगा इसका स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकंड। तो वही नाम है जो ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट याद होते ही सेकंड याद हो जाएगा। तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, और ये संधि कौन सी हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड दोनों में एक ही व्यक्ति रहेगा अमेरिका का। तो यहाँ पर भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन हो जाएगा, जॉर्ज बुश या सीनियर बुश। ठीक है, इधर हमने लिखा है सोवियत संघ और सोवियत संघ के नेता हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो गया, यहाँ पर आ जाएगा रूस, और रूस के जो राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पर सोवियत संघ है और यहाँ पर रूस कैसे हो गया। तो हमने देखो पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 91 में जा कर के क्या बदलाव आता है, विश्व स्तर पर सोवियत संघ, और ये जो सोवियत संघ है इसका पतन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, बिखर जाता है, 15 देशों से मिलकर के बनता है, 15 गणराज्यों से मिलकर के बनता है, और 91 में जा कर के वो गणराज्य अलग अलग हो जाते हैं। तो सोवियत संघ बिखर जाता है, उसका पतन हो जाता है। अब सोवियत संघ के बिखरने के बाद में, सोवियत संघ के बाद में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो सबसे बड़ा देश था उनमें से वो कौन था, रसिया या रूस था। और उसके जो पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन, वो जा कर के इस संधि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, वही न्यूनीकरण मतलब संख्या में कमी करनी है, परमाणु हथियारों की संख्या में, युद्ध में काम आने वाले जो घातक हथियार हैं उनकी संख्या में क्या करनी है, कमी करनी है। ये तो 91 में हुई थी स्टार्ट फर्स्ट, और ये 2 साल बाद में कब हुई थी, 93 में। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ संधियों की बात की है जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में चली। इनका उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर शांति बनी रहे। लगातार ये परमाणु परीक्षण कर रहे थे, अपने हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे थे। तो विश्व के जो अन्य देश थे वो चिंतित हो रहे थे कहीं गलती से भी इनके मध्य में युद्ध न हो जाए, वरना इसका भयंकर परिणाम उन्हें उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों देशों के मध्य में संधि हुई, जिससे इन दोनों देशों के जो संबंध खराब हो गए थे वो काफ़ी हद तक ठीक हुए। तो पहली संधि LTBT थी, अंतिम संधि स्टार्ट सेकंड थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।